जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए रसायन विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, नीला तोता रासायनिक रूप से है सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट। दोस्तों कॉपर सल्फेट को नीला तोता भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 दोस्तों CuSO4 इंटू 5H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया हुआ है कि नीला तोता यानी कि ब्लू विट्रोरियल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र दोस्तों दिया है यहाँ पर CuSO4 इंटू 5H2O। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है। ये दोस्तों लवण है और यह निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन हो जाता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। साथ ही दोस्तों आगे दिया है नीला तोता जल में आसानी से घुल जाता है। जो है नीला तोता दोस्तों जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य यानी कि अल्कोहल में अघुलनशील होता है। अल्कोहल में दोस्तों यह जो है अघुलनशील होता है। अगला दोस्तों प्रश्न दिया है यहाँ पर कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसमें बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन है लोहे में जंग लगना, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का अस्तर बनना, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी का दोस्तों उबलना। दोस्तों पानी उबल कर यदि वाष्प में चेंज होगा तो वाष्प से यह पुनः पानी बन सकता है, लेकिन दोस्तों लोहा में एक बार जंग लग जाएगा तो धीरे धीरे लोहा जो है नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों लकड़ी भी जल जाएगा तो जलने के बाद लकड़ी भी समाप्त हो जाएगा। जलने के बाद लकड़ी को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसी तरह दोस्तों लोहा भी जब नष्ट हो जाएगा तो पुनः इसको पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यदि पानी उबलकर वाष्प में चेंज हुआ तो वाष्प को संघनित करके पुनः पानी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन में आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं निर्मित होता है। भौतिक परिवर्तन में दोस्तों भौतिक परिवर्तन यदि होता है तो अब कोई यदि किसी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु में चेंज होता है तो वह वस्तु पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकती है। जैसे दोस्तों यदि मोम है, यदि मोम को पिघला दिया जाए तो वो दूसरी अवस्था में चेंज हो जाएगी, लेकिन पुनः दोस्तों उसके मोम के द्रव अवस्था को जमा कर पूर्ण रूप से उसको पूर्व अवस्था में ठोस अवस्था में लाया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों नया पदार्थ बन जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में यदि कोई दूसरा पदार्थ बन गया तो वह वस्तु पूर्व अवस्था में नहीं लाई जा सकती है। आगे दिया है दोस्तों पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अभिक्रिया समाप्त होने पर यह पानी पुनः अपने मूल अवस्था में लाया जा सकता है। अन्य उदाहरण में दिया है दोस्तों जैसे बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना आदि। बर्फ़ का पिघलना और मोम का पिघलना ये दोनों भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि मोम का पिघलना बोले तो भौतिक परिवर्तन होगा। दोस्तों यदि मोम का पिघलना बोले तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन यदि मोमबत्ती का जलना यानी कि मोम का जलना यदि बोले तो वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मोम का जलना यदि बोले दोस्तों तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है। अलौह धात्विक खनिज है दोस्तों जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है। ऑप्शन है मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, टिन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें कोबाल्ट और टिन ये दोनों ही अलौह धात्विक खनिज है। दोस्तों कोबाल्ट में और टिन में इन दोनों में लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कोबाल्ट और टिन इन दोनों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जिस वजह से यह अलौह धात्विक खनिज है। जबकि यदि बात करें निकेल की, दोस्तों यदि बात करें निकेल की और मैग्नीज की तो इन दोनों में लोहे का अंश होता है। निकेल और मैग्नीज में दोस्तों लोहे का अंश होता है, तो निकेल और मैग्नीज जो है लौह धात्विक है। ये कौन है दोस्तों, निकेल और मैग्नीज लौह धात्विक है, जबकि कोबाल्ट और जो टिन है यह अलौह धात्विक है। दोस्तों कोबाल्ट, टिन और कोबाल्ट ये दोनों कैसे हैं दोस्तों, ये दोनों जो है अलौह धात्विक हैं, अलौह धात्विक खनिज हैं, क्योंकि इनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है।
एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है कि अलौह धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें लोहे का अंश का अभाव होता है। लोहे का अंश का दोस्तों अभाव होता है। आगे दिया है जैसे में कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता। ये दोस्तों ये ऐसे तत्व हैं जिनमें लोहे का अभाव रहता है, लोहे के अंश का दोस्तों इनमें अभाव रहता है। जबकि वे सभी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है दोस्तों, जिनमें लोहे की मात्रा होती है, लोहे का अंश पाया जाता है, उसे धात्विक यानी कि लौह धात्विक खनिज उसको बोला जाता है। लौह धात्विक खनिज उसको कहा जाता है। जैसे में मैग्नीज है, निकेल है, क्रोमियम है, इनमें दोस्तों लोहे का अंश पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? ऑप्शन है सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ग्लास के टुकड़े, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। ऑप्शन में ई दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया हुआ है कि ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण होता है, जिसका निर्माण सिलिका, सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद दोस्तों जो ट्यूबलाइट या प्रखनली के जो ग्लास होते हैं वो निर्मित होता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ दिया हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है सोना, रजत, तांबा, लोहा, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत। रजत दोस्तों जिसको हम लोग चांदी भी कहते हैं, रजत को दोस्तों चांदी भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको सिल्वर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रजत हो जाएगा यानी चांदी। चांदी की विद्युत चालकता जो है सबसे अधिक होती है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग मुख्य रूप से एल्यूमिनियम और तांबे के तारों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों विद्युत चालकता जो है चांदी की सबसे अधिक होती है, लेकिन हम लोग फिर भी तांबे और एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि आखिर हम लोग तांबे और एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग क्यों करते हैं, जबकि विद्युत चालकता सबसे अधिक चांदी की होती है। यहाँ दिया है दोस्तों कि विद्युत चालकता का क्रम उच्च से निम्न, यानी दोस्तों चांदी का सबसे होता है, उससे से कम तांबे का, उससे से कम एल्यूमिनियम का, उससे से कम बेरिलियम का, और उसके बाद कैल्शियम की होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि चांदी सबसे आगे है, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों हम लोग तांबे और एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग करते हैं। तो इसी का आपको आंसर करना है दोस्तों कि चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, इसके बावजूद भी हम लोग तांबे और एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग क्यों करते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। दोस्तों हम जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 78% दोस्तों नाइट्रोजन है और 21% हमारा ऑक्सीजन है। 21% दोस्तों ऑक्सीजन है और 0.03% दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है। तो दोस्तों 78% जो है हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है और 0.03% हमारा CO2 है। तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस। एक बात और दोस्तों, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर जो है आंसर साइड में दिया रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप हर एक प्रश्न का आंसर खुद से करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप सबका अभ्यास हो सके। एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78.07% होता है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। एल्कोहल को दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन है ऑक्सीडेशन द्वारा, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, मात्र रिडक्शन द्वारा, एस्टरिफिकेशन द्वारा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों द्वारा, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा।
दोस्तों मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा ही अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया है अल्कोहल, दोस्तों इसका सूत्र आर या बॉन्ड CH2 बॉन्ड O होता है को मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज कर सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ड्यूटेरियम, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। जो हम जानते हैं यूरेनियम U92 235 होता है। दोस्तों इसका सूत्र जो संकेत जो होता है यूरेनियम का 92U 235 होता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? ऑप्शन है मिट्टी, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अग्निशामक जो होता है उसमें मुख्य रूप से CO2 गैस भरा रहता है। अग्निशामक में दोस्तों मुख्य रूप से CO2 गैस भरा रहता है। इसके दोस्तों एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया हुआ है, आग से बचाव हेतु कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक अच्छा अग्निशामक है। अग्निशामक यंत्रों में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, फुलेरिन अथवा बकीबॉल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है? ऑप्शन है दोस्तों 20, 40, 45, 50, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फुलेरिन या बकीबॉल जो होता है वो 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है। दोस्तों ये जो होता है ये 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है। इसको दोस्तों हम लोग C60 के नाम से भी पुकारते हैं। फुलेरिन को दोस्तों C16 के नाम से भी हम लोग इसको पुकारते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया है कि फुलेरिन कार्बन का एक अपरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका उपयोग अतिचालकता, अर्धचालक, स्नेहक आदि में दोस्तों किया जाता है इसका प्रयोग। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ने के बाद घटता है, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अधिक ऊंचाई पर हम जाते हैं तो क्वथनांक जो है घटता जाता है। दिया है दोस्तों यहाँ पर कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने से द्रव का क्वथनांक भी घट जाता है। दाब तथा क्वथनांक से समानुपातिक संबंध होता है। दोस्तों दाब और क्वथनांक में दोस्तों समानुपातिक संबंध होता है। दोस्तों यदि किसी द्रव का दाब बढ़ेगा तो दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक भी क्या होगा, तो वो भी बढ़ जाएगा। दिया है यही कारण है कि ऊंचाई के साथ साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ दाब भी घट जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु बताना है दोस्तों। ऑप्शन है सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इन चारों में से बताना है कि इन चारों में सबसे भारी धातु कौन सा है। तो दोस्तों इन चारों में सबसे भारी धातु प्लेटिनम हो जाएगा। दोस्तों अगर सामान्य रूप से पूछे कि सबसे भारी धातु कौन है तो उसमें ओस्मियम होता है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, ओस्मियम सबसे भारी धातु होता है। लेकिन दोस्तों ओस्मियम दोस्तों है OS इसका संकेत होता है। दोस्तों OS इसका संकेत होता है। ये जो होता है सबसे भारी धातु होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन चारों में से पूछा है कि इन चारों में सबसे भारी कौन होगा, तो दोस्तों इन चारों में प्लेटिनम जो है ये सबसे भारी होगा। दोस्तों इसमें दिया है कि भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपयुक्त विकल्पों में प्लेटिनम जो है सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। चांदी का घनत्व 10.5 ग्राम प्रति घन सेमी और पारा का घनत्व 13.54 ग्राम प्रति घन सेमी तथा सोने का
19.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन है बॉयल, लेवोजियर, अवोगाद्रो, आइंस्टीन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइंस्टीन। दोस्तों आइंस्टीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको मालूम होगा कि आइंस्टीन ने ही E = mc² का फॉर्मूला दिया था। दोस्तों mc² का फॉर्मूला दिया था, जहाँ पर m जो होता है द्रव्यमान होता है और c जो होता है प्रकाश का वेग होता है। दोस्तों इसने E = mc² फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन ने। दोस्तों यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया है कि आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं हैं, इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी के संबंध में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण स्थापित किया था, जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहा जाता है। इसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों इन्होंने जो समीकरण दिया था E = mc² है, जहाँ पर E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c जो है प्रकाश का वेग है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलता है। संद्रता सेल, गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल, बी और सी दोनों, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन सेल। ईंधन सेल दोस्तों ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न में दिया भी हुआ है कि ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, किसकी रासायनिक ऊर्जा दोस्तों, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को। तो यहाँ पर जब ईंधन की रासायनिक ऊर्जा की बात होगी तो वह ईंधन सेल हो जाएगा। वो कौन सा सेल होगा दोस्तों, सेल का कौन सा प्रकार होगा, तो सेल का ईंधन सेल प्रकार हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया है कि ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सम्मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है तथा इस प्रक्रिया में जल उपोत्पाद होता है। जल दोस्तों उपोत्पाद यानी बायो प्रोडक्ट होता है। ईंधन सेल भी एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा को संचय नहीं करता है। दोस्तों यह जो है ऊर्जा को संचय नहीं करता है। अगला प्रश्न दिया है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है बोझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों यह जिप्सम होता है, ऑप्शन नंबर डी। यह जिप्सम होता है दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2O। ये दोस्तों जिप्सम का सूत्र होता है और इसी जिप्सम को गर्म किया जाता है। तो इसमें इसी जिप्सम को दोस्तों गर्म किया जाता है तो ये जो है CaSO4 इंटू ½ में चेंज हो जाता है। ये दोस्तों ½ में चेंज हो जाता है। यही जिप्सम दोस्तों किस में चेंज हो जाता है, तो यही जिप्सम जो है CaSO4 इंटू ½ में चेंज हो जाता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बन जाता है। ये दोस्तों क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बन जाता है। यहाँ दिया है दोस्तों कि जिप्सम जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है, इसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का परित्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेटेड यानी कि CaSO4 इंटू ½ बनाता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यहाँ दोस्तों प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है। CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O, CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O। तो दोस्तों ये जो है H2O ये जब इंटू के इधर जाता है तो ये हाफ हो जाता है। दोस्तों CaSO4 और जो यहाँ पे दोस्तों छोटा सा ट्वाइस लगा हुआ है, ये दोस्तों ये जब इंटू के इधर जाता है तो 1 में हो जाता है, 1/H2O बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।